जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की हुई है हिंदी प्रश्नोत्तरी की, जिसका आज 7वां भाग आज हम करेंगे। आज की इस क्लास में हम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कवि शेखर और अभिनव जयदेव किस कवि के नाम हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में नंददास, बी विकल्प में विद्यापति, सी विकल्प में सूरदास, डी विकल्प में गोविंद स्वामी। सभी विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव विद्यापति के ही नाम हैं। मैं आपको बता देता हूँ, विद्यापति के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे मैथिली कोकिल, पंचानन, पंचदेवोपासक, कवि कंठहर, खेलन कवि, 10 अवधार, कवि रतन, कविवर आदि नामों से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ, नंददास, सूरदास और गोविंद स्वामी अष्टछाप के कवियों में जाने जाते हैं। सूरदास की हमें 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपियो अब हट्टा उक्ति किस कवि की है? देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपियो अब हट्टा पंक्ति किस कवि की है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है जगनीक, बी विकल्प में है चंदबरदाई, सी विकल्प में है विद्यापति और डी विकल्प में है मधुकर। सभी विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो पंक्ति है विद्यापति द्वारा कही गई है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं हमें मिलती है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कुछ अन्य रचनाएं भी इनकी मिलती है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, पंडिय सयल सत बखाणाई देही विदु बसंत न जानही उक्ति किस कवि की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है विद्यापति, बी विकल्प में सरहप्पा, सी विकल्प में चंदबरदाई, डी विकल्प में गोरखनाथ। 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सरहप्पा। ये जो पंक्ति है सरहप्पा द्वारा कही गई है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, सरहप्पाद, सरोज बज्जर और राहुल बद्दर भी सरहप्पा के अन्य नाम हैं। और सरहप्पा का एक प्रमुख ग्रंथ मिलता है दोहा कोश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सरहप्पा का जो समय माना जाता है 769 ईस्वी माना जाता है। और राहुल साकर्त्यान ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। विद्यापति का मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 रचनाएं मिलती है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चंदबरदाई का रचना मिलती है हमें पृथ्वीराज
रासो। और चंद बरदाई का जो मूल नाम है वो है बलिद्य। मूल नाम क्या है? बलिद्य। और जो पृथ्वी रासो ग्रंथ है वो 69 समयों में विभाजित है, जो कि 2500 पृष्ठों में लिखा गया है। इसके अंदर 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की हमें महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। शबदी, आत्मबोध, प्राण सकली आदि ग्रंथ मिलते हैं। और मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू, उक्ति किस कवि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है गोरखनाथ, बी विकल्प में है डोम्भिपा, सी विकल्प में है चरपटनाथ और डी विकल्प में है मधुकर। राइट आंसर का चयन करेंगे। जो विद्यार्थी 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है चरपटनाथ। ये जो पंक्ति है चरपटनाथ की है। और चरपटनाथ का जो मूल नाम है वो है चरकानंद। मूल नाम चरपटनाथ का क्या है? चरकानंद। और मैं आपको बता देता हूँ, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। और गोरखनाथ जो है 12 पथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और डोम्बिपा का हमें जो ग्रंथ मिलता है वो है डोम्बी गीतिका, और दूसरा ग्रंथ है इनका योगचर्या। डोम्बिपा के गुरु का नाम है विरूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है पूछा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है अमीर खुसरो, बी विकल्प में है विद्यापति, सी विकल्प में है अब्दुर रहमान और डी विकल्प में है मुल्ला दाऊद। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करो। जो विद्यार्थी 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो की मानी जाती है। अमीर खुसरो के मुख्य ग्रंथ में मिलते हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकेरियाँ, नूह सीपर, दो सुखने, हालात एक कन्हैया आदि प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। और ये जो पंक्ति थी अमीर खुसरो की है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। यानी कि याद कैसे रखोगे कि अमीर बनने की जो डगर है, जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है। तो याद रहेगी आपको कि अमीर बनने की जो डगर है वो बड़ी कठिन है। विद्यापति का मैंने आपको बता ही दिया है। अब्दुर रहमान का हमें एक ग्रंथ मिलता है संदेश रासक, जो कि एक खंड काव्य है और विरह प्रकवी काव्य माना जाता है। जो कि जो संदेश रासक ग्रंथ है वो 223 छंदों में विभाजित है। और अब्दुर रहमान को आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये भी पंक्ति की तरफ से पूछा गया है। काहे को ब्याए परदेश सुन बाबुल मोरे, किस कवि का कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करो। ए विकल्प में दिया गया अब्दुर रहमान, बी विकल्प अमीर खुसरो, सी विकल्प मुल्ला दाऊद और डी विकल्प में विद्यापति। सही उत्तर का चयन करेंगे। 6वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। 6वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जा रहा है अमीर खुसरो। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन चुन रहे थे वो बिल्कुल सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। ढोला मारू रा दुहा, रचना की नायिका कौन है?
7वें नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है मारवाड़ी, बी विकल्प में मृगावती, सी विकल्प में मधुमालती और डी विकल्प में चित्रावली। 7वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दुहा रचना की नायिका का नाम है मारवाड़ी। मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो रचना है कल्लोल कवि और कुशल लाभ की मानी जाती है। यानी कि ढोला मारूरा दुहा को पहले कल्लोल कवि ने लिखा और उसके बाद ढोला मारूरा दुहा की टीका है वो कुशल लाभ ने लिखी है। और ढोला मारूरा दुहा रचना का जो नायक का नाम है वो है ढोला, ये कि राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। मृगावती के रचनाकार का नाम है कुतुबन और मधुमालती रचना का नाम है मंजन और चित्रावली रचनाकार का नाम है उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो कृत नूह सिपहर रचना का विषय क्या है। अमीर खुसरो कृत जो रचना है नूह सिपर का विषय बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में भाषा विज्ञान, बी विकल्प में काव्य शास्त्र, सी विकल्प में प्रशस्ति ग्रंथ और डी विकल्प में शब्दकोश। 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे जो विद्यार्थी 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भाषा विज्ञान, यानी नूह सिपर रचना का जो विषय है वो भाषा विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी और 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना के रचनाकार कौन है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना के रचनाकार का नाम बताना है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। ए विकल्प में है भटकेदार, बी विकल्प में मधुकर, सी विकल्प में है नल सिंह और डी विकल्प में है सारंगधर। 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो रचना है जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना का रचनाकार जो है वो मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है, यानी मधुकर कवि इनका रचनाकार है। नल सिंह की जो रचना है वह है विजयपाल रासो और सारंगधर की रचना का नाम है हमीर रासो। हमीर रासो ग्रंथ में 2 छंदों का वर्णन प्राकृतक पेंगलम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चंद बरदाई को छप्पियों का राजा किस कवि ने कहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प में गारसादा तासी, सी विकल्प में शिव सिंह सैगर और डी विकल्प में रामचंद्र शुक्ल। जो विद्यार्थी 10वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, शिव सिंह सैगर द्वारा, यानी चंद बरदाई को छप्पियों का राजा शिव सिंह सैगर ने कहा है। शिव सिंह सैगर का एक ग्रंथ हमें मिलता है शिव सिंह सरोज। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ मिलते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की उद्भव और विकास। और रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हमें मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिसल देव रासो ग्रंथ का काव्य रूप क्या है। जो बिसल देव रासो ग्रंथ है उसका काव्य रूप बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करो। ए में है प्रबंध काव्य, बी में खंड काव्य, सी में गीति काव्य और डी में है मुक्तक काव्य। 11वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिसल देव रासो ग्रंथ का काव्य रूप है, ये एक गीति काव्य है। इसके साथ ही एक श्रृंगार काव्य भी माना जाता है। बिसल देव रासो जो ग्रंथ है अजमेर के शासक से संबंधित ग्रंथ भी माना जाता है। ये जो ग्रंथ है बिसल देव रासो 4 खंडों और 128 छंदों में विभाजित है। मैं आपको बता देता हूँ बिसल देव रासो ग्रंथ का जो रचनाकार है उसका नाम है नरपति नाल्य। 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो,
12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ग्रंथ नीचे दिए गए हैं, एक ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है, उसका चयन करना है। जो विद्यार्थी 12वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ गद्य पद्य शैली में लिखा गया है और अपभ्रंश भाषा में मिलता है। ये जो 5 भागों में विभाजित है। कीर्तिलता विद्यापति का ग्रंथ है। राहुल वेल रोड़ा कवि का ग्रंथ है, जो कि एक शिलांकित कृति मानी जाती है। चंपू काव्य भी कहा जाता है राहुल वेल को। वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है वो ज्योतिश्वर ठाकुर का है, जो कि मैथिली का विशव कोश कहा जाता है। नेक्स्ट 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो। 13वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है और संज्ञा के बारे में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प में है व्यक्तिवाचक, बी विकल्प में है जातिवाचक, सी विकल्प में है समूहवाचक और डी विकल्प में भाववाचक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। जो विद्यार्थी 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी किसी भी शहर का नाम जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई आदि नाम ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान आदि के नाम का बोध करवाते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। और किसके साथ आपको ये भी बता देता हूँ, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये इसके 5 भेद किए जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के भेद पूछ लिए जाते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ये 3 भेद किए जाते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जय चंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं और संज्ञा संबंधी क्वेश्चन है। ए विकल्प में है व्यक्तिवाचक, बी विकल्प में है समूहवाचक, सी विकल्प में है जातिवाचक और डी विकल्प में है भाववाचक। 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चुनेंगे। जो विद्यार्थी 14वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। यानी जय चंदो, यानी कि जो जय चंद शब्द है, जय चंदों, ये शब्द जो है वाक्य के अकॉर्डिंग जातिवाचक संज्ञा में आता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा वो होते हैं वह शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। जो किसी व्यक्ति विशेष की बोध करवाता है वो व्यक्तिवाचक में रखता है। जो समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक में रखते हैं और जो भाव का बोध करवाते हैं शब्द, संज्ञा शब्द, उसे भाववाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। और 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है संबंधवाचक सर्वनाम, बी विकल्प में निजवाचक सर्वनाम, सी विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम और डी विकल्प में कोई नहीं। जो विद्यार्थी 15वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में जो आप शब्द प्रयोग किया गया है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत
आता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके अलावा समय आ जाए, खुद आ जाए और स्वतः आ जाए, ये शब्द भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम के बारे में बताता हूँ। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम का अर्थ लिया जाता है सबका नाम। आपको ये भी बताता हूँ कि व्याकरण और प्रयोग के आधार पर, यानी आप तो व्याकरण पूछ लेगा या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के छेद भेद किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रेषणवाचक सर्वनाम, ये इसके छेद भेद किए जाते हैं। और इसके साथ ही रूप और व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। मैं आपको बता देता हूँ, मौलिक जो सर्वनाम हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 प्रकार के सर्वनाम मौलिक सर्वनाम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो, वह घर से लौट चुका है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कारक संबंधी प्रश्न है और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी। सही विकल्प का चयन करना है। ए में पूछा गया करण कारक है, बी में आपादान कारक है, सी में संप्रदान कारक है और डी में अधिकरण कारक है। सही उत्तर का चयन करेंगे। वह घर से लौट चुका है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? जो विद्यार्थी 16वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपादान कारक कहलाता है, यानी अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। से यहाँ पर अलग होने का बोध कराता है, यानी अगर वाक्य के अंदर आपको अलग होने का, किसी के दूर जाने का बोध हो, वहाँ पर आपादान कारक होता है। वैसे तो करण कारक की विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है वो साधन और माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और इसके साथ संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वें नंबर पर आता है संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन देखो, सूरज अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? फिर से कारक संबंधी क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में है अपादान कारक, बी विकल्प में है करण कारक, सी विकल्प में है संप्रदान कारक और डी विकल्प में है संबोधन कारक। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी कारक जो विषय है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में निकल कर आता है। सूरज अभी दिल्ली से नहीं लौटा है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। और 17वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो से विभक्ति चिन्ह है वो अलग होने का बोध करवा रही है। दिल्ली से अलग, यानी सूरज कभी ना कभी दिल्ली से अलग होगा, दूर जाएगा, इसलिए अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखो। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? फिर से कारक संबंधी क्वेश्चन है और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में अपादान कारक, बी विकल्प में है करण कारक, सी विकल्प में अधिकरण कारक और डी विकल्प में है संप्रदान कारक। जो विद्यार्थी 18वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर
सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी, इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर, यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, इसलिए अधिकरण कारक है इस वाक्य में। मैं आपको इसके साथ ये भी बता देता हूँ, जिस वाक्य में ऐसा लगे आपको कि समय का, स्थान का और आधार का बोध हो रहा हो, वहाँ पर भी अधिकरण कारक आता है। में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है, यानी परसर्ग है। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धीरज का भाई प्रथम आया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता कारक है? ए विकल्प में धीरज का भाई, बी विकल्प में भाई, सी विकल्प में धीरज, डी विकल्प में कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी इस वाक्य में जो भाई है वो कर्ता कारक का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखो सभी विद्यार्थी, और 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? 4 विकल्प फिर से दिए गए हैं। ए विकल्प में गजानन, बी विकल्प में नीलकंठ, सी विकल्प में राजकुमार और डी विकल्प में मुरारी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे और शब्द के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द जो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ कि शब्दों को संरचना, रचना और व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भागों में बांटा गया है शब्दों को। इसके साथ ही शब्दों को व्युत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं 4 भाग? तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। इसके साथ अन्य एक भेद मिलता है, संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर दे रहे हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी 20वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हो बिल्कुल सही है। यानी कि राजकुमार जो शब्द है ये योग रूढ़ नहीं है। उसके बाद गजानन, नीलकंठ और मुरारी, ये तीनों शब्द जो है योग रूढ़ है। जो राजकुमार शब्द है ये यौगिक शब्द है, यानी 2 शब्दों के योग से बना है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में है कान, बी विकल्प में है दांत, सी विकल्प में है मुख, डी विकल्प में है हाथ। उत्पत्ति और स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। तत्सम शब्द मैं आपको बता देता हूँ, वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी सेम टू सेम, सेम वैसे के वैसे जो संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं वो हिंदी में प्रयोग किया जाए, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के शब्द बदल के हिंदी में आ गए, जिनका बदलाव हो गया, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उनको तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जिनके व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता, जो देश के होते हैं देशज कहलाते हैं। और विशेषज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। और संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। जो विद्यार्थी 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
यानी मुख्य शब्द जो है वो तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? मुँह। इसका तद्भव क्या होता है? मुँह। बाकी तीनों शब्द कान, दांत, हाथ, ये क्या है? तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखोगे, सभी विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? फिर से भाववाचक संज्ञा शब्द पूछा गया है, संज्ञा संबंधी क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं वो ध्यान से दें। ABCD सही विकल्प का चयन करो। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जो विद्यार्थी 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलना जो शब्द है वो क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी ये क्रिया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। गुरुत्व शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। जो विद्यार्थी 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी गुरुत्व शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 23 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।